नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में विधान परिषद चुनाव के लिए किया नॉमिनेशन। शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने किया नामांकन। पिछले दिनों 2 सीट हुई थी खाली। रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम का केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया निरीक्षण। मंत्री ने जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। 12 मार्च को हो सकता है म्यूजियम का उद्घाटन। गया में राम मंदिर निर्माण के लिए किया गया धन संग्रह अभियान। जागरूकता अभियान के लिए निकाला रथ यात्रा। मौके पर सैकड़ों राम भक्त रहे मौजूद। जामताड़ा में कांग्रेस युवा नेता की हत्या। अज्ञात अपराधियों ने दिया हत्या को अंजाम। लोगों ने हत्या के विरोध में किया थाना का घेराव। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोनिया गांधी से मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोनिया गांधी से मुलाकात पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, झारखंड की सरकार कांग्रेस की कठपुतली है। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा, दीपक प्रकाश को ये ओछी बातें शोभा नहीं देती। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी ने हमला किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और क्योंकि ये मुलाकात सोनिया गांधी के साथ उनकी प्रस्तावित थी आज की मुलाकात, और आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से भी 10 दिन तक जाकर के मुलाकात करें। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले पर जो है बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुलाकात पर बयान देते हुए कहा है कि जो झारखंड की सरकार है वो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली है और सारी चीजें कांग्रेस के आलाकमान तय करते हैं। दिल्ली दरबार से ही तमाम चीजें जो है झारखंड की तमाम राजनीतिक परिदृश्य जो है वर्तमान सरकार की वो तय होती है, सारी योजना से लेकर के आती है। तो देखिए, कहीं न कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर निशाना साधती है। वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है उस पर निशाना साधती है। लेकिन इसी मामले पर एक तरफ जेएमएम का कहना है कि हम गठबंधन की सरकार में एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टी के जो आला कमान है उनके साथ जो है एक शिष्टाचार मुलाकात जो है वो होता रहता है। अभी 1 साल कार्यकाल जो है सरकार का पूरा हुआ है। तमाम तरह की चीजें हैं। एक पैंडेमिक से जो है हाल में सरकार गुजरी, तमाम लोग कहीं न कहीं पूरा देश से गुजरा है और उसके बाद ये कहीं न कहीं एक शिष्टाचार मुलाकात जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरे मामले पर कहीं न कहीं सफाई देता नजर आया है। कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी केवल सियासत कर रही है और जो है गठबंधन की सरकार है, सारी चीजें जो है आपसी कोऑर्डिनेट से तय होता है। कोई किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने जिस तरीके से प्रकट किया है, जिस तरीके से बयान दिया है प्रदेश अध्यक्ष, उनके बयान को अब कांग्रेस का कहना है कि दीपक प्रकाश प्रदेश के अध्यक्ष है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से इस तरीके की सेंटेंस जो है शोभा नहीं देती है, वो अच्छी बातें हैं। देखिए, सियासत मुलाकात को लेकर के हो रही है वो अलग पहलू है। लेकिन इस मुलाकात के मायनों को अगर आप तलाशेंगे तो निश्चित तौर से क्योंकि झारखंड में हाल के समय में जो 15-20 दिनों का जो ये समय रहा, काफी चीजें जो है सूत्रों की माने तो काफी उलटफेर की संभावना दिख रही थी। खुद कांग्रेस का जो संगठन है, संगठन के अंदर कई सवाल उठे। चारों मंत्रियों से जो है पैसे मांगने की जो है वो खबर लीक हुई। उसके बाद फिर एक ऑडियो वायरल हुआ। तमाम तरह की चीजें थी। आरपीएन सिंह अभी 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे। एक किसान आंदोलन के बाद वो 3 दिन तक रुके। तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान आपने देखा होगा कि फुरकान अंसारी का बयान जिस तरीके से आया और लगातार जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग की उन्होंने। उसके बाद जो कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह उनको हटाने की मांग कर रहे थे। तमाम तरह की चीजें हैं। हालांकि उथल के बीच जो आज मुलाकात है सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक चर्चाएं जो है वो लाजमी है। केंद्रीय माफ कीजिएगा जो कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा है वो भी होनी है। इसके अलावा मैं बात करूं
तो अभी प्रदेश में निगम मंडल से लेकर के जो तमाम 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उसमें दोनों ही पार्टियों का जो है वो तय होना है कि कौन कौन लोग कितनी संख्या में किनको कितनी पोस्ट पोजीशन मिलेगी। तो तमाम तरह की चीजें हैं, राजनीतिक चर्चाएं हैं प्रदेश को लेकर के। आने वाले समय में क्या कुछ टारगेट्स होंगे इस सरकार के, तो ये आलाकमान से जो है कांग्रेस आलाकमान से हेमंत सोरेन की चर्चा है। गठबंधन की सरकार में ये तमाम चीजें चलती रहती है, ऐसा कांग्रेस और जेएमएम का कहना है। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं मुद्दे पर सियासत जरूर करती नजर आ रही है। बिल्कुल नवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मॉब लिंचिंग की वारदात से सनसनी का माहौल फैल गया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले के एक नाबालिग की हत्या से गुस्साए भीड़ ने हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरिया के पास बूढ़ी गंडक नदी किनारे से आज सुबह लापता नाबालिग का शव मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गुस्साए भीड़ ने हत्या के 2 संदिग्धों को पकड़कर जमकर पीट डाला, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसके इलाज के लिए विभूतिपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले को संभालने में लगी हुई है। वहीं इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरियादी वार्ड 12 निवासी महेश महतो का पुत्र सोनू कुमार 14 जनवरी को लापता हो गया था। आरोप है कि पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और सोमवार की सुबह गंडक नदी के किनारे एक बोरे में बंधी सोनू की लाश मिली। इससे नामजद आरोपी हैं, इसमें से एक का नाम भी सोनू ही है। इसके बाद गांव वालों की भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और आरोपी सोनू को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दूसरे आरोपियों को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया है, जिससे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर है ये साधना प्लस के पास, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने हत्यारों की पीट कर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई ग्रामीणों द्वारा, वहीं दूसरा व्यक्ति अधमरा हो चुका है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है ग्रामीणों को समझाने की, काबू में करने की। माल लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग बोल रहे थे सोनू को है से गिरफ्तार करने के लिए। हम लोग ये भी बोले जो सोनू दारू वाला को गिरफ्तार कीजिए। उससे चूंकि बातचीत थोड़ा झंझट झगड़ा का बात हुआ हल्का फल्का, वही ऐसा किया है। गांव में हड़कंप मचाए हुए है, दारू बेचता है, नया लड़का को भी खराब करता है। पूरे गांव को आदमी जो है इस बात को कबूल करता है और कहेगा प्रशासन के नजदीक जो लड़का कैसा है सुनना, और उसी के माध्यम से और वही ऐसा घटना किया है। फिर भी पुलिस के नजदीक गया सोनू कुमार कल, लेकिन पुलिस ने उसको छोड़ दिया। उसको अगर अरेस्ट करके रखता तो कल ही हमको पता चल जाता जो बच्चा को हत्या हो चुका है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीपीएम विधायक अजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। हेलो जी सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही। जी सर, जिस प्रकार से ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी है एक आरोपी की, इसको अब कैसे समझा जाए? आखिर इस प्रकार की घटना जो ग्रामीणों ने अंजाम दिया है, इसे कैसे समझे? नहीं, इसमें पूरी तौर पर जो है ना जवाबदेह जिम्मेदार पुलिस है। इसीलिए कि एक बच्चा जो है सोनू का जो है ना अपहरण हुआ, अपहरण के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लिख करके दिया, लेकिन उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। और लोगों में गुस्सा था, लोग बराबर दौड़ रहे थे। मैं भी पुलिस को मतलब कह रहा था कि आप एफआईआर करके जिसके बारे में बोलता है उसकी गिरफ्तारी करो। उसने न एफआईआर किया, न किसी की गिरफ्तारी किया। जिस पर संदेह था उसको लिया
और फिर जिसके बारे में नामजद किया, गिरफ्तार करके उसको छोड़ दिया। फिर आज सुबह में उसका डेड बॉडी मिल गया। डेड बॉडी मिलने के बाद भी जो है ना 5 घंटे तक पुलिस नहीं गई। वहाँ 3-4 हजार लोग वहाँ जमा थे। मैं तो बाहर हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है और उसमें जो है ना वो जो है वो भीड़ जो है ना, ये सही है कि भीड़ जो है उसको, जो नामजद था उसको उठा करके पीट करके उसका ये कर दिया है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया जी कि ग्रामीण गुस्साए ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी है, ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि प्रशासन, ग्रामीणों का भी यही कहना है कि प्रशासन को इसकी शिकायत की गई थी, आरोपी को पकड़ लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके आरोपी को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण ये घटना हुई है। ऐसे में अब क्या प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है उन लोगों पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसको लेकर प्रशासन की क्या कार्रवाई है? प्रशासन बैकफुट पर है। वो अपने नाकामी को छिपाने के लिए, उनका चेहरा जो है ना बदनाम हो चुका है जी। और इसीलिए अभी तक वो पुलिस जो है कोई सामने नहीं आ पा रही है जी। अभी डीएसपी गया है, वहां पर जाकर के सभी लोगों से लिखित, डीएसपी को लिखित देना पड़ा। उसके बाद दोनों डेड बॉडी उठा है, पोस्टमार्टम में गया। लेकिन मैं समझता हूँ कानून को किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून पर जो है ना अपना काम करना चाहिए, लेकिन पूरी घटना के लिए जवाबदेह विभूतिपुर पुलिस है। पुलिस को चार्जशीट करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे निकम्मा थाना प्रभारी को हटाना चाहिए। जी बिल्कुल अजय जी, जिस प्रकार की ये घटना घटी है, इससे साफ होता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर प्रशासन अपनी तरफ से कोई कदम पहले ही उठा लेता तो शायद इस प्रकार की कोई घटना घटती ही नहीं और आरोपी भी पुलिस के पकड़ में होते। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यही से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आज एनडीए की तरफ से शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन किया। ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की है, लेकिन एक सीट पर बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। बीजेपी उम्मीदवार सैयद शहनवाज हुसैन के साथ साथ मुकेश सहनी ने आज उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि विधान परिषद की 2 सीटें पिछले दिनों खाली हुई थी। एक सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चले जाने के कारण और दूसरी सीट पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के विधायक बनने के कारण खाली हुई थी। सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल अभी 4 साल और बचा हुआ है और इस सीट पर शहनवाज हुसैन विधान परिषद भेजे जाएंगे, जबकि विनोद नारायण झा वाली सीट का कार्यकाल करीबन 1.5 साल तक बाकी है और सीट से बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान पार्षद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद की दी है। नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पहले भी मेरे जीवन में मेरे पहले मंत्री भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में मैं एमओएस था। लेकिन ठीक अटल जी के बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ वो मंत्रालय मर्ज हुआ कृषि में और मैं नीतीश कुमार जी के साथ उसमें एमओएस के नाते काम किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर ही रहा था कि उसी बीच में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो उनके साथ बहुत लंबा अनुभव काम का रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा। एनडीए का पूरा सब आवाज आ जाएगी। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। और रांची जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा कारागार में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, जनजातीय मंत्रालय के सचिव दीपक खांडूकर ने किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसे पूरा करें। संभवतः 12 मार्च को बिरसा मुंडा म्यूजियम का उद्घाटन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम का उद्घाटन कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। आइडिया उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी, महान
शांति के अग्रदूत के रूप में रिकॉर्डिंग करने का हम पूरा आदिवासी समाज उन्हें पूछता है। उन्हीं के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि यहाँ एक बड़ा संग्रहालय बने और आदिवासी समाज के वैसे महान भगवान बिरसा मुंडा को लोग जाने। उसके साथ साथ आदिवासी और आदिवासी समाज के ऐसे रणबांकुरों को भी लोग जाने। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद आवास धनसार में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को विश्वास था कि राज्य सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन 1 साल हो चुका है, विकास का नामो निशान तक नहीं है। वहीं राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग उग्रवादियों के साथ साथ साठगांठ बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी और करप्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार फिर से उत्पात मचाने में लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता का भरोसा पुलिस और राज्य सरकार से उठता जा रहा है। वहीं व्यवसायियों को मिली राहत रही धमकियों पर कहा कि हेमंत सरकार में अपराधियों से खौफ खत्म हो गया है। वहीं इस प्रेस वार्ता में सांसद पीएम सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह, रमा सिन्हा, अभय सिंह, बालमुकुंद सहाय, रमेश राही और कई लोग इस दौरान मौजूद थे। लगभग 1700 ऐसी घटनाएं घटी है जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। कहने को तो सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, लेकिन सबसे अधिक 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिला ही इसमें पीड़ित हुई, शिकार हुई थी। 400 से अधिक दलित महिलाएं हुई और उसमें भी सबसे अधिक कहते हैं कि अंडर एज बच्चों के साथ कई लोगों की तो हत्या भी कर दी गई। और जब इसकी कोई विरोध करते हैं तो पिछले दिनों सरकार की भाषा किस प्रकार से कि हाथ पैर तोड़ने की, यहां तक कि कोई फेसबुक में या सोशल मीडिया क्या कहते हैं ट्विटर में ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगी, उनको नोटिस दी जाएगी। यानी ये सरकार जनता की आवाज को दबाने का भरसक ये कोशिश कर रही है। और मोतिहारी के केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा का स्थानीय मध्य विद्यालय के परिसर में अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में शालिनी मिश्रा ने कहा कि मैं केसरिया से विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। विश्व सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तुति की स्वर्णगीन विकास मेरी पहली प्राथमिकता में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि केसरिया में बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम का होना बहुत जरूरी है। साथ ही मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर तक नहर का पक्कीकरण, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और शालिनी मिश्रा ने आगे कहा कि अपने इस जीत को केसरिया वासियों की जीत बताई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आजाद ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अन्य व्यक्तियों ने सभी केसरिया के विकास की गति को तेज करने की बात कही। प्रखंड परिवार का जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धनबाद जिला प्रशासन ने, आपको बता दें अगली खबर धनबाद से है, जहां जिला प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। आगामी सड़क सुरक्षा सप्ताह की सफलता के लिए धनबाद समरणालय में एक अति आवश्यक बैठक की। बैठक में जिले के सांसद, विधायक समेत तमाम लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े 18 बिंदुओं पर शपथ दिलाई गई, जिससे कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए यातायात विभाग से मिलकर नई ट्रैफिक नीति के तहत पुराने वाहनों को अंकित कर वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने सहित तमाम बिंदुओं को लेकर शपथ समीक्षा की गई। बाद में उपायुक्त ने बताया कि आने वाले समय में जिले के कई महत्वपूर्ण विभागों
और कई संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद वाहन चालकों के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे जिले में यातायात व्यवस्था और दुर्घटनाओं में कमी आ सके, जिसके लिए पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैयारी की जाएगी। मौके पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर शपथ ली। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रन फॉर सेफ्टी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना तय है। पूरे राष्ट्र में चल रहा है और उसी के तहत यहाँ 15 जनवरी से लेकर और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से और आज शपथ दिलाने का काम वाहन चालकों को, वह किसी प्रकार के वाहन चालक हों, चाहे व्यावसायिक वाहन चलाते हों या निजी वाहन चलाते हों, सेल्फ ड्राइविंग हो या नौकरी पेशा वाले ड्राइवर हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का शपथ दिलाया गया। दुर्घटना के कारणों को अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर हम जागरूक नहीं होते। उसी की दिशा में आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आज शपथ ग्रहण के साथ की गई, जिसमें कि 18 प्रमुख बिंदुओं पे सबों को शपथ दिलाया गया और ये अपेक्षा की गई कि जितने भी हमारे चालक हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों या निजी चालक हों, वो अगर इन 18 बिंदुओं पे अनुपालन शुरू कर दें तो दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बना जा सकता है। और सड़क सुरक्षा माह को लेकर सोमवार को धनबाद उपायुक्त कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो उपायुक्त कार्यालय से चलकर रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। इस दौरान दर्जनों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संगठन के लोगों ने यातायात सुरक्षा संबंधित नियमों के लिए वाहन चालकों के बीच पैम्पलेट, फूल देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। रणधीर वर्मा चौक पर यातायात समिति के लोगों ने बताया कि इस साल यातायात नियमों के पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जागरूकता केंद्रित की जाएगी, और क्योंकि बीते दिनों ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क दुर्घटना की खबरें ज्यादा आई हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात के दौरान जागरूक होना अवश्य है। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो उद्घाटन कार्यक्रम था जिला समाहरणालय में, जहां से हम लोग जुलूस के रूप में रणधीर वर्मा चौक में आए हैं। यहाँ वैसे लोग जो सड़क सुरक्षा के मानकों को, उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको आज। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।